एनालिसिस जैसे हमने एसडीएलसी के फेजेस पे थे उसी तरह होता है इसमें। अच्छा, स्पाइरल मॉडल में क्या था? स्पाइरल मॉडल में क्या स्टडी किया था हमने? स्पाइरल मॉडल में मैम हमने 4 फेजेस होती हैं उसमें। पहली प्लानिंग होती है, दूसरी रिस्क एनालिसिस, फिर इंजीनियरिंग और फिर एवेल्युएशन। ठीक है, तो ये तो आइटरेटिव इसमें मॉडल था या हम लोग इसके अंदर आइट्रेशंस कर सकते हैं? आइटरेटिव मॉडल है कि नहीं है? मैम ये आइटरेटिव मॉडल है। जी बिल्कुल, ये आइटरेटिव मॉडल ही था, क्योंकि इसका एक फेज़ जब इसका कंप्लीट होता था फिर हम नेक्स्ट फेजेस की सारी ये 4 जो प्लान आपने स्टेप्स बताए उनको रिवाइज करते थे और रिपीट। मज़ीद नेक्स्ट आइट्रेशन में उसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह हम गैदर करते थे। जी क्लास, आप लोगों ने इन मॉडल्स को कवर करना है जो हम लोगों ने पीछे पढ़ लिए हैं। अब हमारा लास्ट मॉडल रह गया एजाइल, तो फिर हमारा ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स का टॉपिक इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। देन हम इसका भी इंशाल्लाह एक क्विज प्लान करेंगे ताकि आप लोगों का साथ साथ जो है वो प्रिपेयर होता जाए। स्क्रीन विजिबल है सारी क्लास के लिए? यस यस मैम। मैम। ठीक है जी क्लास, आज हम लोग मॉडल देखेंगे। आज हम लोग अपना लास्ट मॉडल देखने जा रहे हैं, दैट इज़ द एजाइल मेथडोलॉजी। ठीक है, और एजाइल जो मेथड है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड है हमारी इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये काफ़ी फ्लेक्सिबल मॉडल है। इसके अंदर काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। तो हम देखते हैं कि क्या है ये एजाइल मेथडोलॉजी। एजाइल मेथडोलॉजी इज़ अ प्रैक्टिस दैट प्रमोट्स कंटिन्यूस आइट्रेशंस ऑफ द डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बाकी मॉडल्स वगैरह पढ़े, स्पाइरल मॉडल वगैरह था, आइट्रेटिव मॉडल था हमारा, इंक्रीमेंटल मॉडल थे जिनके अंदर आइट्रेशंस होती थी। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा एजाइल मेथड है, एजाइल प्रोसेस मॉडल है, ये भी इसके अंदर भी ये भी एक आइट्रेटिव मॉडल है जिसके अंदर हम आइट्रेशंस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस आइट्रेशंस ऑफ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग थ्रू आउट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, थ्रू द एसडीएलसी हम आइट्रेशंस जो हैं, कंटिन्यूस आइट्रेशंस जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। बोथ डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर कंकरेंट। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे जैसे डेवलपमेंट करते हो साथ साथ ही उस चीज़ को टेस्ट भी करते हो। ठीक है, किसी एक फेज़ को आप लोगों ने कंप्लीट किया, साथ ही आपने उसको टेस्ट भी कर लिया, अनलाइक दी वाटरफॉल मॉडल। वाटरफॉल मॉडल में क्या हम साथ साथ टेस्ट कर सकते थे या नहीं? जी क्लास, नो वाटरफॉल, मैम, नहीं कर सकते। जी क्यों नहीं कर सकते थे हम? वाटरफॉल मॉडल में क्यों नहीं हम साथ साथ टेस्टिंग कर सकते थे? मैम क्योंकि एक मिनट में था वो फिनिश वन फेज और उसमें इंफॉर्मेशन रिलाई होती थी, वो प्रीवियस स्टेज से होती थी, इस वजह से। जी, क्योंकि इसमें हम एक फेज़ की रिक्वायरमेंट्स या एक फेज़ का सारा प्रोसेस कंप्लीट करके देन हम नेक्स्ट फेज़ की तरफ मूव करते हैं, एंड वी कैन नॉट गो बैक इन दी वाटरफॉल मॉडल के फेजेस में। ठीक है, हम वापस नहीं जा सकते, यस। एक फेज़ को कंप्लीट किया देन हमने नेक्स्ट फेज़ के ऊपर काम शुरू कर लिया। लेकिन अनलाइक दी वाटरफॉल मॉडल, एजाइल मेथडोलॉजी में ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट को और टेस्टिंग के जो फेजेस हैं उनको कंकरेंटली हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एजाइल मेथडोलॉजी है आपकी, ये बेसिकली 4 जो हैं इसके पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर के ये पॉइंट आउट करते हैं, एम्फेसाइज है इसका। द फर्स्ट वन इज द इंडिविजुअल एंड टीम इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। ठीक है, ये ज़्यादा किसके ऊपर जोर देता है? इंडिविजुअल एंड टीम इंटरेक्शंस के ऊपर। ठीक है, इंडिविजुअल मेंबर्स और टीम के इंटरेक्शंस के ऊपर देता है ओवर द प्रोसेस एंड टूल्स। ठीक है, प्रोसेसेस एंड टूल्स के ऊपर इतना ये एम्फेसाइज नहीं करता जितना कि ये इंडिविजुअल्स और टीम इंटरेक्शंस के ऊपर एम्फेसाइज होता है इसका। ठीक है, सेकंड इसका जो एम्फेसाइज है वो किसके ऊपर होता है? वर्किंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर के ऊपर जो हम वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर ये ज़्यादा एम्फेसाइज करेगा एज कम्पेयर टू दी डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, इसके अंदर हम इतनी ज़्यादा डिटेल या कम्प्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इतना फोकस नहीं करते जितना कि हम वर्किंग सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हैं। थर्ड जो इसका पॉइंट है दैट इज द कस्टमर कोलैबोरेशन। ठीक है, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर द कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। हम कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन के ऊपर इतना ज़्यादा जोर नहीं करेंगे जितना कि हम कस्टमर को
के साथ कोलैबोरेट करेंगे उसको हम, क्योंकि ये आइटरेटिव प्रोसेस है ना और कंटिन्यूस आइट्रेशन परफॉर्म कर रहा होता है, तो इसलिए हम इसके अंदर अपने कस्टमर्स को जो है वो इन्वॉल्व रखते हैं ओवर द प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन के ऊपर इतना जोर नहीं होता जितना कि हम कस्टमर की कोलैबोरेशन के ऊपर हम जोर देते हैं इस मॉडल के अंदर। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हम कंटिन्यूस आइट्रेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसलिए हम ये कि बजाय ये कि एक बिल्कुल प्लान बनाए और उसी प्लान को हमने फोकस करना है और उसके बाद हम देखें कि जी हम कस्टमर को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करें, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। इसके अंदर हम लोग अपना जो कस्टमर, क्योंकि कस्टमर कंटिन्यूसली कोलैबोरेट कर रहा है, तो वो जोन सी भी चेंजेस बताएगा तो हमने उन चेंजेस को रिस्पॉन्ड भी करना होगा, ठीक है। तो ये इसके जो 4 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एजाइल मेथडोलॉजी है ये किन 4 पॉइंट्स के ऊपर या ये किस मेथडोलॉजी के ऊपर या कौन सी वो इसकी कोर वैल्यूज़ हैं जिनको ये फॉलो करता है, ठीक है। तो उसके ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों ने अभी पढ़े हैं। अच्छा, अब मैम सेकंड वन बताइएगा पॉइंट। सेकंड वन है बेटा वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। जैसा कि हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, जैसे हम कहते हैं ना कि हमने हर फेज को डॉक्यूमेंट करते हैं, जो हमने इससे पिछले भी पढ़ा था कि उसमें कंप्रीहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हर फेज को हमने लिया, रिक्वायरमेंट को उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, एनालिसिस को उसको डॉक्यूमेंट कर लिया, फिर डिज़ाइनिंग को उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। तो इसके अंदर इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, इसके ऊपर हम जो सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना उसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू राइटिंग, ठीक है। हम इसके अंदर रिटर्न फॉर्म इतना ज़्यादा नहीं करते, हम उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उसका जो वर्क है, ठीक है, उसके ऊपर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर हम ज़्यादा जोर देते हैं, ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। क्लियर है बेटा अब ये डॉक्यूमेंटेशन? ओके मैम। जी मैम ये कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन क्या है? बेटा कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन का मतलब होता है, निगोशिएशन क्या होती है बेसिकली कि किसी के साथ हमने, जैसे आप कह लें कि तबादला कर रहे हैं किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल कि जैसे कॉस्ट का हो गया, मनी का हो गया, ठीक है, जैसे कि कुछ कम निगोशिएशन होगी, जैसे बातचीत जिसको बोलते हैं ना, निगोशिएट कर रहे हैं हम किसी से। जैसे अब अगर आप कह लें कि फॉर एग्जांपल कि वो कहते हैं कि 5 रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, तो आप निगोशिएट कर लेते हैं कि चलें ठीक है, हम इतनी कॉस्ट के अंदर आपको 3 रिक्वायरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करके देंगे, ठीक है। तो निगोशिएशन इसके अंदर हम इतनी ज़्यादा नहीं कर रहे होते, हम बल्कि कोलैबोरेट कर रहे होते हैं अपने कस्टमर के साथ, ठीक है, कि वो जो Yes, हमें ma'am. हाँ जो हमें रिक्वायरमेंट वो दे रहे हैं, हमने उनके साथ कोलैबोरेट करना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है एज कम्पेयर टू निगोशिएशन, ठीक है Thank you. जी। तो अब हम नेक्स्ट इनके देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वाटरफॉल मॉडल जो आइटरेटिव मॉडल हैं उनका हम कंपैरिजन देखते हैं अपने वाटरफॉल मेथड के साथ, ठीक है। अब फर्स्ट वन पे अगर आप देखें, एजाइल मेथड प्रोपोजेज इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव अप्रोच, ठीक है, इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव। वाटरफॉल जो थी वो आइटरेटिव नहीं थी, वो क्या थी, सीक्वेंशियल थी, ठीक है, क्योंकि हम इसमें सीक्वेंस वाइज चल रहे होते थे, स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते थे। द नेक्स्ट वन पॉइंट इज द एजाइल प्रोसेस इज ब्रोकन इनटू इंडिविजुअल मॉडल्स दैट डिजाइनर्स वर्क ऑन, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपना एक, जैसे हमने बताया था कि बड़े प्रोजेक्ट को स्मॉल प्रोजेक्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, ऐसे फिर वो जो इंडिविजुअल्स हैं उनके ऊपर वर्कआउट कर लेते हैं, क्योंकि ये आइटरेटिव है, इंक्रीमेंटल है, तो इस तरह, और इसके ऊपर हम कंकरेंटली भी काम कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड की उसमें पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है कि दीज डिज़ाइन प्रोसेस इज़ नॉट ब्रोकन इनटू एन इंडिविजुअल मॉडल्स, क्योंकि इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, एजाइल मेथडोलॉजी में हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं। द कस्टमर हैज़ अर्ली एंड फ्रीक्वेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू लुक एट द प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि अब जारी बात है इसमें जब ये आइटरेटिव है, चीज़ें जल्दी बन रही हैं, तो कस्टमर को जो है वो जल्दी वो लुक कर सकेगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि मेरी प्रोडक्ट किस तरह की डिज़ाइन होने जा रही है, और यहाँ पर इसको जो कस्टमर है उसको जब तक कि प्रोजेक्ट एंड नहीं हो जाता तब तक इसको वेट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, एजाइल मॉडल इज कंसिडर्ड अनस्ट्रक्चर्ड कंपेयर टू द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है।
अनस्ट्रक्चर्ड क्यों हम इसको कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें स्टेप वाइज नहीं चीज़ें परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। हम हो सकता है कि इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं और डिफरेंट टीम उसके ऊपर काम कर रही हैं एंड वो कंकरेंटली उसको साथ साथ टेस्ट भी कर रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अनस्ट्रक्चर्ड भी कह सकते हैं जब एज कम्पेयर टू द वाटरफॉल मॉडल। एंड वाटरफॉल मॉडल आर मोर सिक्योर बिकॉज दे आर सो प्लान ओरिएंटेड, ठीक है, क्योंकि इसमें हम स्टेप वाइज हर चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम इनके कुछ डिफरेंसेस देखते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड वेरी क्विकली, ठीक है, क्योंकि हम इसके ऊपर डिफरेंट टीमिंग्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसलिए जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स हैं उनको हम जल्दी कर लेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे। तो ये आइटरेटिव है, हर कोई अपना पार्ट को इम्प्लीमेंट करेगा, तो इसकी जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ आपके इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द डेवलपमेंट टाइम, ठीक है। तो लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जैसा कि ये हमारा ने पहले भी पिछले भी मॉडल्स में पढ़ के देखा है कि हमारे पास जब चेंजिंग्स आ रही हैं उसके अंदर, क्योंकि ये आइटरेटिव मॉडल है, कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है और हमने उन चेंजेस को कस्टमर के साथ कोलैबोरेट भी करना है, तो इसलिए हमें जो है डेवलपमेंट टाइम जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम उसको एस्टिमेट कर सकें कि ये इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में मज़ीद कितना टाइम लग सकता है, ठीक है। ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट कैन बी एस्टिमेटेड एंड कंप्लीटेड, क्योंकि इसमें स्टेप वाइज होता है, तो हम वाटरफॉल में ये चीज़ें आसान होती हैं कि हम प्रोजेक्ट की एंड लाइन बता सकते हैं। एरर कैन बी फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। एरर्स अगर कोई आ गए हैं, दरमियान में अगर आ गए हैं, तो हम उनको भी रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ओनली एट द एंड द होल प्रोडक्ट इज टेस्टेड, ठीक है, क्योंकि इसमें टेस्टिंग का फेज बाकी फेजेस को के गुजरने के बाद आता है। इफ द रिक्वायरमेंट एरर इज फाउंड और एनी चेंजिंग्स हैव टू बी मेड, द प्रोजेक्ट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। टेस्टिंग फेज में अगर हमें कोई पता चला है कि कोई एरर आया है, तो हमने क्या पीछे उसका ऑब्वियसली फिर उसका डिज़ाइन भी गलत होगा, उसकी हमने डायग्राम्स भी गलत बनाई होंगी, एनालिसिस भी गलत हुआ होगा, उसकी रिक्वायरमेंट गैदरिंग अगर हमारी गलत है, तो अगले 3 फेजेस हम रॉन्ग ही उसके इम्प्लीमेंट करते आ रहे हैं। तो इसलिए इसमें जो चेंजिंग्स हैं ना उसकी वजह से हमारा इसका ओवरहेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। Development process is iterative and the project is executed in short 2 to 4 weeks iteration, ठीक है। Planning is very less, क्योंकि ये आपका हमने बताया कि हम स्मॉल मॉड्यूल्स में अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं, तो इसकी जो हम फिर इन क्योंकि टीमिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको कम टाइम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। 2 to 4 वीक्स इसका टाइम होता है। अच्छा, तो हम लोगों ने एक और भी पिछला जो मॉडल पढ़ा था उसके अंदर हम लोगों ने क्या बताया था, जो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट थी उसका कितना टाइम था, याद है आप लोगों को? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट 60 to 90 days. जी बिल्कुल 60, हाँ जी 60 to 90 डेज था हमारा रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। तो वो भी आइटरेटिव ही था ना आपका, और हम लोग उसके अंदर भी चीज़ों को जो थे वो जल्दी इम्प्लीमेंट कर रहे थे, तो इस ये भी आइटरेटिव ही है। तो इसमें भी हम लोगों का जो टाइमलाइन है वो 2 to 4 वीक्स की होती है, ठीक है। And the development process is phased and the phase is much bigger than iteration. Every phase ends with the detailed description of the next phase, ठीक है। इसमें जब एक फेज कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फेज की तरफ मूव ऑन करेंगे, और हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग में उसकी डेडलाइंस भी डिसाइड की हुई होंगी कि हमारा इतने टाइम तक रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज कंप्लीट होगा, एंड देन हम मूव ऑन करेंगे एनालिसिस फेज के अंदर, ठीक है। बेटा आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं इसके जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि एजाइल में चीज़ें इटरेटिव मॉडल में किस तरह चल रही हैं और वाटरफॉल में किस तरह हो रही थी? क्लियर हो रहे हैं पॉइंट से? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। ठीक है, हाँ जी। अब एजाइल में हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन अटेंड्स लेस प्रायोरिटी देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अच्छा, क्या बात है इस मतलब टॉपिक की, इस पॉइंट की, डॉक्यूमेंटेशन अटेंड्स लेस प्रायोरिटी देन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैम इसमें हम फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन कम होगी और सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन डेवलपमेंट ज़्यादा जी होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन इसमें ज़्यादा। सॉफ्टवेयर पे ज्यादा फोकस करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, यही बात है इसी पॉइंट में कि हमने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना एज कम्पेयर टू डेवलपमेंट, ठीक है। हमने डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर नहीं करना। एंड जो वाटरफॉल मॉडल है इसके ऊपर हमने अपने डॉक्यूमेंटेशन की जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी है। इसकी क्या वजह है?
क्योंकि मैम इटरेटिव मॉडल है ना अजाइल, तो उसे हम बार बार रिपीट करके चेक कर सकते हैं, लेकिन वाटरफॉल क्योंकि प्रीवियस स्टेप पे डिपेंड कर रहा होता है, वो जी प्रॉपरली फिनिश करके हम दोबारा नेक्स्ट स्टेप को उसके ऊपर डिपेंड करवा रहे होते हैं, इस वजह से, क्योंकि हम उसमें बैक नहीं जा सकते। जी जी दैट्स वाई अगर डॉक्यूमेंटेशन में कोई एरर होगा तो वो पूरा सॉफ्टवेयर गलत होगा। गलत होगा। इसीलिए हम लोगों की जो वाटरफॉल है उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे होती है, क्योंकि अगर हम लोगों ने एक चीज़ डॉक्यूमेंट गलत कर लिया रिक्वायरमेंट में, अगर हम लोगों ने गैदरिंग में डॉक्यूमेंटेशन उस वक्त की करते वक्त हमने वो चीज़ गलत कर ली, जैसे कि भी आपने एसआरएस बनाया, ठीक है, एसआरएस में आपने देखा होगा कि आप कितनी सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स ले रहे हो, और फॉर एग्जांपल अगर आपने वो एसआरएस ही गलत बना लिया है तो आपने नेक्स्ट उसकी किस तरह आप डायग्राम्स वगैरह बनाओगे, क्योंकि आप तो फोकस प्रीवियस के ऊपर ही कर रहे हो ना, और इसके अंदर आप चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट नहीं कर सक रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो वाटरफॉल मॉडल है उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे है एंड कैन इवन यूज फॉर ट्रेनिंग स्टाफ एंड अपग्रेड द सॉफ्टवेयर विद एन अदर टीम, ठीक है। तो ताकि आपके जो नेक्स्ट फेजेस हैं जो उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं वो रॉन्ग ना हो। Every iteration has its own testing phase. It allows implementing regression testing every new time functions or logic are released. Students एक मिनट जरा वेट कीजिए। जी, तो अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आवाज आ रही सबको? यस मैम। जी, तो नेक्स्ट हम इसका पॉइंट देखते हैं। एवरी आइट्रेशन हैज़ इट्स ओन टेस्टिंग फेज, ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी आइट्रेशंस परफॉर्म होंगी उसकी हम साथ साथ टेस्टिंग जो है वो परफॉर्म करते जाएंगे। इट अलाउज इम्प्लीमेंटिंग रिग्रेशन टेस्टिंग एवरी टाइम न्यू फंक्शंस और लॉजिक आर रिलीज, ठीक है, क्योंकि ये आइट्रेटिव है, आइट्रेटिव के अंदर चेंजिंग्स आती हैं, ठीक है। जब हम लोगों ने चेंजिंग्स आएंगी तो उन चेंजिंग्स को टेस्ट करने के लिए जो आपकी टेस्टिंग होती है दैट इज कॉल्ड द रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। आपने चेंज किया सॉफ्टवेयर को, उसके बाद उसको दोबारा से टेस्ट किया कि क्या ये न्यू रिक्वायरमेंट या जो जो हमने न्यू चेंज इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट किया है कि अब भी ये सॉफ्टवेयर इसको एक्सेप्ट कर रहा है, टेस्ट इसका ठीक आ रहा है हमारा या नहीं, ठीक है। जो भी आपने कोई फंक्शनल या नॉन फंक्शनल कोई भी रिक्वायरमेंट्स जो आपने उसके अंदर न्यू ऐड की हैं, उन ऐड करने के बाद, उन एडिशन के बाद भी आप एक टेस्ट परफॉर्म करते हो ये चेक करने के लिए कि क्या जो आप लोगों ने उसके अंदर चेंजिंग्स इनकॉर्पोरेट की हैं उन चेंजिंग्स के बाद आपका सॉफ्टवेयर ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड दी रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्लियर होगी आप लोगों को रिग्रेशन टेस्टिंग? यस मैम मैम। एक मिनट रिपीट करवा दें। जी हाँ जी, रिग्रेशन टेस्टिंग बेटा वो है जो आपने चेंजिंग्स जो भी अपने सॉफ्टवेयर में की हैं, क्योंकि आइट्रेशंस है ना, आइट्रेशंस जब आप कोई भी परफॉर्म करते हो, कोई भी हो सकता है यूज़र कोई आपको चेंज उसके अंदर बता दे, ठीक है, कि भाई कोई न्यू आपकी रिक्वायरमेंट आ गई है, ठीक है, कोई चेंज आया, कोई न्यू फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गया, कोई न्यू नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट आ गई है। फिर आप लोगों ने उन चेंजिंग्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद जब अपने उस सिस्टम को दोबारा से टेस्ट करना है ये चेक करने के लिए कि क्या आपका सिस्टम अब इन न्यू चेंजिंग्स को इनकॉर्पोरेट करने के बाद ठीक तरीके से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है, उस टेस्टिंग को आप बोलते हो रिग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। यस मैम, थैंक एवरी टाइम और लॉजिक आर रिलीज्ड, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ भी है
कि जब भी कोई न्यू फंक्शंस या लॉजिक्स जो हैं वो आपकी रिलीज होंगी तो तब आप लोगों ने रिग्रेशन टेस्टिंग भी परफॉर्म करनी है, ठीक है। इट अलाउज इम्प्लीमेंटिंग रिग्रेशन टेस्टिंग एवरी टाइम न्यू फंक्शंस और लॉजिक आर रिलीज, ठीक है। Yes. अब इसमें क्या आता है कि ओनली आफ्टर द डेवलपमेंट फेज द टेस्टिंग फेज इज एग्जीक्यूटेड बिकॉज सेपरेट पार्ट्स आर नॉट फुली फंक्शनल, ठीक है, क्योंकि आप सेपरेटली कोई चीज़ नहीं कर रहे इसके अंदर, और इसके बाद रिक्वायरमेंट्स भी एक दफ़ा ही आप लोगों ने गैदर की हुई हैं, तो इसमें जो है वो आपकी टेस्टिंग जो है वो एक बार ही आपकी होती है, इसके अंदर कोई रिग्रेशन टेस्टिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है कि एट द एंड ऑफ एवरी स्प्रिंट, ठीक है, स्प्रिंट बेटा साइकिल को बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस इज परफॉर्म्ड, ठीक है। जब भी आप लोगों ने कोई एक साइकिल कंप्लीट किया या एक आइट्रेशन कंप्लीट की तो उसके बाद आप लोगों ने यूजर एक्सेप्टेंस परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि यूजर की हमने एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोला था कि क्योंकि यूजर आपके साथ आप कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, कंटिन्यूसली इन्वॉल्व होता है, तो आप लोगों ने एवरी आइट्रेशन या एवरी स्प्रिंट के बाद आपने यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग परफॉर्म करनी है, ठीक है। यूजर एक्सेप्टेंस इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है, उसमें आपके साथ साथ हो रही होती है क्योंकि ये आइट्रेटिव है, और इसमें आपकी एंड के ऊपर हो रही होती है क्योंकि ये फेज वाइज आप इसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। क्लियर है बेटा, ये डिफरेंसेस क्लियर हो गए आप लोगों को एजाइल के और वाटरफॉल के? जी स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं एजाइल टेस्टिंग मेथडोलॉजी, ठीक है। अब इसकी जो मेथडोलॉजीज हैं वो काफ़ी ये हैं, तकरीबन 6 हैं, तो हम इनको स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि ये सारी मेथडोलॉजीज जो हैं ये क्या क्या काम परफॉर्म करती हैं। देयर आर वेरियस मेथडोलॉजीज प्रेजेंट इन एजाइल टेस्टिंग, ठीक है। जब आप एजाइल टेस्टिंग परफॉर्म करते हो तो ये मेथड्स हैं, एंड दोज आर लिस्टेड एज बिलो। स्क्रम है, क्रिस्टल मेथडोलॉजी है, डायनेमिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड है, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट है, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एंड एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। इसके अंदर हम 2 को आज देखेंगे क्योंकि ये मैंने आपको बताया था कि जो एजाइल है ये हमारा बाकी मेथडोलॉजी से या बाकी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल से थोड़ा सा ये लेंथी टॉपिक है, तो इसलिए इसको जो है वो हम अपने 2 लेक्चर्स में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो आज हम इसका स्क्रम को और एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग जो है इसके जो 2 मेथड्स हैं इनको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो अब अगर हम स्क्रम को देखें, ठीक है, जो स्क्रम इसका मेथड है, स्क्रम इज एन एजाइल डेवलपमेंट मेथड विच कंसंट्रेट्स स्पेसिफिकली ऑन हाउ टू मैनेज टास्क्स विद इन अ टीम, ठीक है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो आपने ये देखना है कि हम इसके अंदर अपने टास्क्स को कैसे मैनेज करेंगे एक टीम के अंदर, ठीक है। क्योंकि ये टीम बेस्ड है ना, आपका आइटरेटिव है, टीम्स बनती हैं, हर टीम जो है वो एक उसके ऊपर फोकस कर रही होती है, एक अपने मॉड्यूल के ऊपर फोकस कर रही होती है। तो स्क्रम में बेसिकली वो ये देख रहे होते हैं कि आप लोगों ने इस टीम के अंदर, ठीक है, जो आपने डेवलपमेंट अपनी टीम बनाई है इसके अंदर आप लोगों ने इनके जो टास्क हैं उनको कैसे मैनेज करना है, ठीक है। बेसिकली स्क्रम इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटी दैट अकर्स ड्यूरिंग अ रग्बी मैच। अच्छा, रग्बी मैच क्या होता है, पता है किसी को रग्बी का? Yes, ma'am. क्या होता है? Ma'am, it's a game. जी Sports game है। हाँ जी बिल्कुल, स्पोर्ट्स गेम है। कोई और बताएं क्या है इसके अंदर? इसमें वो लाइक मैम वो इसमें ओवल वो शेप ओवल फुटबॉल होता बॉल है होती है, उसको वो छीनते हैं और वो शायद वो गोल करते हैं। मैं हाँ जी या उसमें बिल्कुल, ओवल शेप होता है। ओवल शेप्ड बॉल होती है इसके अंदर, इस मैच के अंदर, रग्बी गेम के अंदर, ठीक है। वो 2 टीम्स होती हैं, मोस्टली इंग्लिश प्लेयर्स खेलते हैं, जो बॉल छीन के पूल के दूसरी तरफ लेके जाके रखनी होती है। हाँ जी बिल्कुल, ये इसी तरह ही है, इसके अंदर पुलिंग होती है और ये ओवल शेप्ड की एक बॉल होती है आपकी, ठीक है। जैसे एक फुटबॉल तो की तो शेप राउंड होती है ना, तो इसकी ओवल शेप्ड होती है इसकी, जो इस रग्बी मैच में जो बॉल यूज होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये उधर से एक्टिविटी उन्होंने डिराइव्ड की है, डिराइव्ड फ्रॉम एक्टिविटी दैट अकर्स ड्यूरिंग अ रग्बी मैच। स्क्रम बिलीव्स इन एम्पावरिंग द डेवलपमेंट टीम, ठीक है। जो स्क्रम है वो कहते हैं कि हम लोगों ने अपनी डेवलपमेंट टीम को जो है ना उसके ऊपर फोकस ज़्यादा करना है कि ठीक है कैसे वो टास्क मैनेज कर रहे हैं, ठीक है, कैसे वो काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड एडवोकेट्स वर्किंग इन स्मॉल टीम से 7 to 9 मेंबर्स, ठीक है। इसके अंदर आपके तकरीबन 7 से 9 मेंबर्स होंगे
ठीक है, जो कि डेवलपमेंट टीम में एक में परफॉर्म कर रहे होंगे टास्क अपना, और उनको विद इन दैट टीम आप लोगों ने कैसे उनको वर्क असाइन वगैरह करना है, ये स्क्रम सारा इस चीज के ऊपर फोकस्ड करता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 रोल्स, ठीक है। स्क्रम के अंदर बेसिकली 3 रोल्स हैं, कौन कौन से हैं वो हम नेक्स्ट देखते हैं। एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, ठीक है। स्क्रम मास्टर है, स्क्रम मीटिंग है, एंड उसके बाद आपका स्क्रम का प्रोडक्ट का ऑनर है, ठीक है। ये 3 आपके मेंबर्स हैं इसके अंदर, स्क्रम के अंदर। स्क्रम मास्टर क्या करता है, मास्टर जो है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप द टीम, ठीक है। जैसे कि मैनेजर होता है, हमारे मैनेजर ने भी क्या करना होता है, अपनी टीम को बनाना होता है, तो ऐसे ही जो स्क्रम मास्टर है वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो अपनी टीम को सेट करेगा, स्प्रिंट मीटिंग्स, ठीक है, एंड रिमूव्स ऑब्स्टिकल्स टू प्रोग्रेस, ठीक है। जैसे कि जो कि एक मैनेजर का काम होता है कि उसने किस तरह एक अपने यूनिट को लेके चलना है, ठीक है, कैसे मीटिंग्स करनी है, अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई रुकावट अगर आ रही है, कोई डिफ़िकल्टीज हैं, तो उनको उसने कैसे रिमूव करना है ताकि आप अपने प्रोजेक्ट को मूव ऑन कर सको, उसमें प्रोग्रेस कर सको। तो वही काम इधर स्क्रम मास्टर कर रहा होता है, ठीक है। सेकंड इसका जो है वो कौन है, प्रोडक्ट ऑनर। द प्रोडक्ट ऑनर क्रिएट्स प्रोडक्ट बैकलॉग, prioritizes the backlog and is responsible for the delivery of the functionality at each iteration, ठीक है। अब जो बैकलॉग है इसको मैं आपको पहले बताती हूँ इधर से कि बैकलॉग बेसिकली क्या है। बैकलॉग जो है वो एक रेपोजिटरी है जहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हो, ठीक है, और ट्रैक करते हो। जिस तरह कि आप कह लें कि कोई एक, जैसे आप डेटाबेस आप समझ लें, ठीक है, या एक कोई डेटा स्टोर आप समझ लें जहाँ पर आपने अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को रखना है और उनको ट्रैक करना है कि कौन सी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है और कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट रहती है, और नेक्स्ट आप अब कौन सी जो है वो रिक्वायरमेंट के ऊपर काम करने जा रहे हो, नेक्स्ट रिलीज आपका कौन सा होगा, कि प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी उसकी डिटेल्स हैं, ठीक है, उन सब का आप एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हो, उनको ट्रैक करते हो, ठीक है। इट शुड बी मेंटेन एंड प्रायोरिटाइज बाय प्रोडक्ट ऑनर, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑनर जो है वो इसको मेंटेन करता है। एंड इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्क्रम टीम, ठीक है। और उसके बाद आपने इन रिक्वायरमेंट्स को के आपने अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो बता सकें कि अब हमने इस रिक्वायरमेंट के ऊपर काम कर लिया है, नेक्स्ट अब इसको हमने रिलीज करना है, अब आप लोगों इस के ऊपर काम करना शुरू कर दो। टीम कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट फॉर न्यू रिक्वायरमेंट्स, एडिशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन, ठीक है। कोई चेंज भी हो सकता है और इसके अलावा डिलीट भी कोई रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। बैकलॉग की समझ आ गई आप लोगों को? मैंने इसलिए इसकी अलहदा से डेफिनेशन आप लोगों के लिए लिखी थी ताकि आप लोग उसमें Yes. भूल ना जाए आपको। तो ये जो बैकलॉग